साथियों, ये हमारा इतिहास की लेक्चर सीरीज का 8वां भाग है। जैसे इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा था किसके विषय में, मध्य पाषाण काल के विषय में। यहां हम पढ़ने जा रहे हैं नव पाषाण काल के विषय में। देखते हैं हम कि किस प्रकार से परिवर्तन आया है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में। नव पाषाण काल जिसका प्रारंभ हुआ है लगभग 10,000 ईसा पूर्व में। 10,000 ईसा पूर्व के आसपास का समय जो है, इस समय तक शुरुआत हो चुकी थी बेटा किसकी, नव पाषाण काल की। जबकि मध्य पाषाण काल का टाइम माना जाता है 12,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में। लगभग 10,000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो चुका था क्या, नव पाषाण काल। तो वैश्विक स्तर पर नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व के आसपास की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, कहां पर, वैश्विक स्तर पर। जबकि यदि हम भारत की बात करें तो भारत में ये वाला जो समय है ये प्रारंभ हुआ था 7,000 ईसा पूर्व में। ठीक है, नवपाषाण काल अर्थात न्यूलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुब्बाक ने वर्ष 1865 में किया था। ये जो शब्द है बेटा कौन सा, न्यूलिथिक। इस न्यूलिथिक शब्द का सबसे पहली बार यूज किसने किया था, जॉन लुब्बाक ने। कब किया था, वर्ष 1865 में। अपनी पुस्तक कौन सी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। भारत में नवपाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम पुरातत्वविद एच.एम. कृष्ण को कर्नाटक के लिंगसुगुर से 1842 में प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहली बार भारत में नवपाषाणिक उपकरण कहां पर खोजे गए थे, कर्नाटक में। कर्नाटक का कौन सा क्षेत्र है, लिंगसुगुर में। ठीक है, किसने खोजे थे बेटा, एक पुरातत्वविद है एच.एम. कृष्ण, उनके द्वारा खोजे गए थे। जबकि उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाणिक उपकरण ले मसूरिया ने प्राप्त किया था। ठीक है, नवपाषाणिक उपकरणों में सर्वाधिक संख्या कुल्हाड़ियों की है। जबकि अपन ने मध्य पाषाण में पढ़ा था फ्लेक जैसे उपकरण सबसे ज्यादा मात्रा में मिले हैं कहां पर, मध्य पाषाण काल में। जबकि नवपाषाण काल में ये उपकरण किस रूप में मिले हैं, कुल्हाड़ी के रूप में। वसूला, छेनी, रूखानिया, हथौड़े आदि कुछ अन्य उपकरण हैं जो किस काल के हैं, नवपाषाण काल के। कुछ इस प्रकार के ये उपकरण थे। ठीक है, कुल्हाड़ी वगैरह का प्रयोग जो है इस काल में प्रारंभ हो चुका था। इस काल की प्रमुख विशिष्टता कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ थी। जैसा अपन ने पढ़ा था कि कृषि और पशुपालन मध्य पाषाण काल के अंत में शुरू हो गया था। तो वो विशेषता किसकी कहलाई, नवपाषाण काल की। क्योंकि इन चीजों की शुरुआत के साथ ही कौन सा युग शुरू हो गया, नवपाषाण काल। पॉलिशदार पाषाण उपकरण, पत्थर के उपकरण थे लेकिन कैसे थे, पॉलिशदार, एवं मिट्टी के बर्तनों का निर्माण इस काल की प्रमुख विशेषता रही है। इस काल में कृषि कार्य का प्रारंभ मानव सभ्यता के इतिहास में एक क्रांति के रूप में माना गया है। काय का कृषि कार्य का प्रारंभ एक क्रांति के रूप में माना गया है। अब मानव खाद्य संग्राहक के स्थान पर खाद्य उत्पादक बन गया था। पहले क्या था, पशुओं को मारता था और सिर्फ उनके मांस को संग्रहित करता था। लेकिन अब क्या बन गया है, मानव खाद्य उत्पादक बन गया है। इस काल में मानव स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया और स्थायी आवासों के निर्माण से परिवार, कुटुंब आदि का विकास एवं ग्राम समुदाय का प्रारंभ हुआ। तो ये कुछ विशेषता है बेटा किसकी, नवपाषाण काल की। मृद भांडों का निर्माण, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, और मिट्टी के बर्तनों को अच्छे से बनाने के लिए चाक का आविष्कार, चाक मतलब पहिया, चाक का आविष्कार एवं अन्य शिल्प उद्योगों का विकास इस काल की मुख्य विशेषताएं रही हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में इस काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ है। ठीक है, ये जो मेहरगढ़ वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मेहरगढ़,
ये बस्ती नवपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्ती मानी गई है। इसकी तिथि ईसा पूर्व 7000 मान्य है। जो मैहरगढ़ है, मैहरगढ़ पर जब ये सारी विशेषताएं आ गई थी तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कब का माना गया है? 7000 ईसा पूर्व का माना गया है। यहां से नवपाषाण काल एवं हड़प्पा संस्कृति दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहां से बेटा? मैहरगढ़ से। नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं और हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य यहां से देखने को मिलते हैं। यहां से प्राचीनतम स्थायी मानव जीवन के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्राचीनतम स्थायी मानव जीवन के साक्ष्य भी मिलते हैं। कहां से? मैहरगढ़ से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है क्या? मैहरगढ़। अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो बेटा कच्चे मकान, पत्थर के कटोरे, शान पत्थर तथा पालतू जानवरों की हड्डियां भी इसी काल से प्राप्त हुई हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए। कहां? मैहरगढ़। किंतु नवीनतम खोजों के आधार पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर, कहां पर? उत्तर प्रदेश जिले में झील के किनारे स्थित लोहरा देव से प्राप्त हुआ है। तो संत कबीर नगर में स्थान है कौन सा? लोहरा देव। तो अगर कहा जाए कि भारत से ये साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो भारत से मिलते, वर्तमान भारत से कहां से? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित लोहरा देव। और अखंड भारत से तो मेहरगढ़। ठीक है। यहां चावल की कृषि के साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व तक के प्राप्त हुए हैं। मतलब 9000 से 8000 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ के लोगों ने चावल की खेती करना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो दो स्थान आपको याद रखने हैं इन विशेषताओं के साथ साथ। ये सारी विशेषताएं तो याद रखनी ही है, साथ ही साथ दो स्थान कौन कौन से? पाकिस्तान के बलूचिस्तान का मेहरगढ़ और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का लोहरा देव। ठीक है। यहां के लोग गेहूं, जौ, कपास की खेती करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ अनाज का उत्पादन एवं उपभोग किया गया। कौन सा अनाज? जौ अनाज का उत्पादन हुआ और उपभोग हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से हसिये का प्रयोग के प्राचीनतम उदाहरण भी मिलता है। हसिया, हसिया तो जानते ही होंगे। हसिये का प्राचीनतम प्रयोग का जो प्रमाण है वो मिलता है कहां से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राचीन स्थायी बस्तियों के अवशेष, तांबे प्रयोग के साक्ष्य, स्त्री मृण मूर्ति एवं हड्डियों से निर्मित सुई के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। घरेलू पशुओं में कुबड़ वाला वृषभ, भैंस, भेड़ एवं बकरी के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहां से देखने को मिलते हैं। तो मानव द्वारा जो सबसे पहली फसल उगाई गई थी वो कौन सी थी? जौ की। ठीक है। अब ये जो नवपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल का विस्तार किसी एक क्षेत्र में तो था नहीं, अपितु संपूर्ण भारत में था। तो कहां कहां पर इस स्थल का विस्तार हुआ है वो चीजें अब अपन को पढ़ना है। तो भारत में जितने भी नवपाषाण कालीन स्थल हैं, इन सभी स्थलों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6। इसमें से जो सबसे पहला क्षेत्र है वो है कौन सा? उत्तरी क्षेत्र। ठीक है। भारत का उत्तरी क्षेत्र मतलब ये बुर्जहोम और गुफ कराल। कौन कौन से दो नाम याद रखोगे बेटा? एक है बुर्जहोम और एक है गुफ कराल। बुर्जहोम और गुफ कराल ये दो नवपाषाणकालीन स्थल हैं जो भारत में अवस्थित हैं। ठीक है। अब क्या खासियत है बेटा बुर्जहोम और गुफ कराल की? तो आइए समझते हैं अपन। इस क्षेत्र के अंतर्गत बुर्जहोम एवं गुफ कराल, जो कहां आता है? कश्मीर में, का उल्लेख महत्वपूर्ण है। बुर्जहोम का उत्खनन 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा एवं गुफ कराल का उत्खनन कार्य 1981 में ए के शर्मा के नेतृत्व में कराया गया था। ठीक है। कौन कौन से दो स्थान हैं? बुर्जहोम और गुफ कराल। बुर्जहोम से गर्त आवास मतलब गड्ढे वाले घर, सीधा गड्ढा खोदकर गड्ढे के अंदर
रहता था आदमी। ठीक है, गर्त आवास झील के किनारे पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहां से? बुर्ज से। यहां से प्राप्त शवाधान के अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलन में थी। इसका मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति के साथ उसका एक पालतू कुत्ता होता होगा, और जब व्यक्ति का देहांत हो जाता था तो उसके साथ उस कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। तो मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं कौन से स्थान से बेटा? बुर्जहूं। ठीक है। गुफ कराल, ये भी कौन सा स्थल है? उत्तरी क्षेत्र का ही स्थल है। तो गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुहा। गुहा मतलब गुफा, कुम्हार की गुफा। यहां से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिलबट्टे एवं हड्डी की बनी सुई प्राप्त हुई है। सिलबट्टे और हड्डी की बनी सुई प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग अनाज पीसने एवं वस्त्र सीने की विद्या से परिचित थे। कैसे? अनाज पीसने एवं वस्त्र सीने की विद्या से परिचित थे। ठीक है। कौन से स्थान से मिला है ये? गुफ कराल। ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र मतलब कौन सा इलाका हो गया? जहां से ये गंगा नदी जा रही है, बिहार वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है। और बिहार वाले क्षेत्र में जो प्रमुख स्थल मिला है वो कौन सा है? चिरांद। ठीक है। तो इस क्षेत्र का नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद बिहार के छपरा में अवस्थित है। इस मैप को यदि आप ध्यान से देखो तो यह है स्थान कौन सा? चिरांद, जो कहां पर स्थित है? बिहार के छपरा नामक स्थान पर अवस्थित है। ठीक है। इस स्थल से ताम्र पाषाण के साथ नवपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। अपन नवपाषाण काल पढ़ रहे हैं, जो नौवां लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा ताम्र पाषाण काल। तो चिरांद जो क्षेत्र है यहां से ताम्र पाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। इस स्थल से अधिक संख्या में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो उपकरण बने हैं हड्डी से एवं सींगों से। यहाँ के लोग बांस बल्ली की सहायता से झोपड़ियां बनाते थे। मतलब झोपड़ियों के साक्ष्य भी हमें देखने को मिल रहे हैं कहां? नवपाषाण काल में। यहां से चावल की खेती, ऑब्वियसली नदी के तट वाला इलाका है तो काय की खेती होगी? चावल की। चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सहभूम जिला, यह अब कहां आ जाएगा? झारखंड में। सहभूम जिले में स्थित बरूडीह भी नवपाषाण कालीन साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो मध्य गंगा क्षेत्र का नवपाषाण काल प्रमुख स्थल कौन सा हो गया? चिरांद। तो चिरांद से ना सिर्फ नवपाषाण काल के बल्कि ताम्रपाषाण काल के उपकरण भी हमको देखने को मिले हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा किसकी? पूर्वी क्षेत्र की। तो इस पूर्वी क्षेत्र में बेटा उड़ीसा वाला इलाका आ जाएगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुचाई, उड़ीसा का मयूरभंज जिला है, वहां पर यह स्थान है कौन सा? कुचाई, ये वाला मयूरभंज जिले में स्थित कुचाई से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहां से पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की गई है। असम और मेघालय की गारो पहाड़ी से भी इस काल के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां से भी कुल्हाड़ी, हथौड़े, सिल लोड़े, वो सिलबट्टा तथा चाक द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो ये कोचाई नामक स्थान और ये गारो पहाड़ी कहां की? मेघालय। ये प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल हो गया उस काल का। ठीक है। फिर अपन बात करते उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बेटा कौन सा इलाका आ जाएगा? ये राजस्थान का क्षेत्र। राजस्थान भी कवर होगा उसमें, गुजरात भी कवर होगा। तो इस क्षेत्र के प्रमुख स्थलों में राजस्थान का बागौर एवं बालाथल, कौन कौन से दो स्थान हो गए बेटा? राजस्थान का बागौर एवं बालाथल महत्वपूर्ण है। बागौर से
मध्य पाषाण कालीन, ताम्रयुगीन एवं लौहकालीन संस्कृतियों के उपकरण मिलते हैं। नवपाषाण काल की भी है, ताम्रपाषाण काल का भी है और लौहकालीन स्थल भी है अपने आप में। कौन सा? बागौर। यहां से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अपन ने देखा ही था अभी, बागौर से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बालाथल से प्राप्त मृद भांड हड़प्पा संस्कृति के मृद भांडों के समान है। इस स्थल से क्रमिक विकास के 22 स्तर प्राप्त होते, मतलब जब खुदाई करी गई तो यहां पर 22 लेयर्स मिली हैं। मतलब एक बहुत लंबे समय तक मानव बस्तियां यहां पर रही हैं, क्योंकि 22 अलग अलग स्तरों पर खुदाई करके यहां से उपकरण मिले हैं या मानवीय जीवन के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा स्थान है बेटा? ये बालाथल। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के भी तत्व हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते बेटा नेक्स्ट क्षेत्र की, और हमारा नेक्स्ट क्षेत्र कौन सा है? विंध्य क्षेत्र। ठीक है, और विंध्य क्षेत्र तो मैं मालूम ही है हमारा ये इलाका विंध्याचल, पर्टिकुलरली इसमें उत्तर प्रदेश के इलाके आ जाएंगे जो विंध्याचल पर्वत के ऊपर बसे हुए हैं। तो इस क्षेत्र में प्रयागराज की बेलन नदी के निकट स्थित कोलडिहिवा, कौन सा क्षेत्र है बेटा? कोलडिहिवा, महगढ़ा, पंचो एवं चोपानी मांडो आदि प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, ये सब कहां पर हैं? प्रयागराज में बेलन नदी के तट पर अवस्थित या उसके आसपास स्थित है। कोलडिहिवा से नवपाषाण काल, ताम्र एवं लौहकालीन संस्कृतियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कौन से स्थान से? कोलडिहिवा से। कोलडिहिवा से धान की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। काय की बेटा? धान की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहां से चावल एवं जले हुए धान की बालियों के प्रमाण भी मिलते हैं। चावल एवं जले हुए धान की बालियों के प्रमाण मिलते हैं। कहां से बेटा? कोलडिहिवा से। लोहरा देव, जो कि एक अन्य स्थल है, लोहरा देव के बाद यह धान के साक्ष्य का दूसरा स्थल है। यह धान ओराइजा सटाइवा किस्म का है। ठीक है, महगढ़ा और पंचो से गोल आकार वाली प्रस्तर की कुल्हाड़ी, प्रस्तर की कुल्हाड़ी मतलब पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी, गोल आकार की प्रस्तर की कुल्हाड़ी एवं रहने के लिए गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य भी हमको प्राप्त होते हैं। चोपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ियां एवं पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल की 3 अवस्थाओं का अनुक्रम हमें मिलता है। कौन से स्थान से? चोपानी मांडो से। तो कौन से स्थान से क्या क्या मिलता है बेटा, ये हर एक चीज आप लोग याद रखोगे, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है शॉर्ट नोट्स। ये जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हो वैसे वैसे अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए या आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो गए और उन्हीं को रिवाइज कर लिया, तो आपको ये तमाम सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं बेटा किसकी? दक्षिण भारत के क्षेत्रों की। मतलब दक्षिण भारत से ना सिर्फ मध्य पाषाण काल के अपितु नव पाषाण काल के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। तो दक्षिण भारत में पाई जाने वाली नव पाषाणकालीन बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन नहीं है। ठीक है, पय्यमपल्ली कौन सा स्थान है? पय्यमपल्ली ये है, तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा स्थान? पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नवपाषाणिक स्थल है। इन स्थलों से पॉलिशदार प्रस्तर, पॉलिशदार प्रस्तर मतलब पॉलिश वाले पत्थर, कुल्हाड़ियां, स्लेटी एवं काले रंग की मिट्टी के बर्तन एवं हड्डी से निर्मित उपकरण यहां से प्राप्त होते हैं। इस काल के लोगों को कृषि एवं पशुपालन का अच्छा ज्ञान था। मिट्टी एवं सरकंडों की सहायता से गोलाकार एवं चौकोर आवास बनाए जाते थे। तो इनके जो घर बने हुए थे वे मिट्टी के बने हुए थे। यहाँ के लोग कुंभकारी एवं चित्रकारी का भी ज्ञान था। कुंभकारी मतलब वही मिट्टी के बर्तन बनाना और उस पर चित्रकारी करना, इस चीज का ज्ञान था। कृषि कार्यों में कुथली,
रागी, चना, मूंग आदि का उत्पादन ये लोग किया करते थे। यहाँ के जो अन्य स्थल हैं वो हैं संगनकल्लू, पिकलीहल, उतनूर, कूपगल, कोडक्कल, फलवाय से राख के ढेर के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको स्लाइड मिल ही जाएगी। ठीक है, इसमें इन सारे स्थलों को चिन्हित कर लेना। ये संगनकल्लू के विषय में तो ये वाला स्थान है कौन सा, संगनकल्लू। इसके विषय में तो कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम पूरे अपने अध्ययन को कंक्लूड करें तो इस प्रकार नवपाषाण काल की संस्कृति अपनी पूर्व की संस्कृतियों की तुलना में कुछ अधिक विकसित हो गई थी। इस काल में कृषि, पशुपालन, बर्तन बनाना, वस्त्रों की सिलाई करना, ठीक है, पहिए का आविष्कार, स्थायी आवास का निर्माण, ग्राम संस्कृति, क्योंकि लोग बाग जब स्थायी रूप से रहने लगे तो उन्होंने अपने गांवों का विकास कर लिया, ग्राम संस्कृति की स्थापना एवं पत्थरों के उपकरण पर पॉलिश आदि ने लोगों के जीवन को स्थायित्व प्रदान किया। क्लियर है? गॉर्डन चाइल्ड एक बहुत बड़े क्या हैं, एक बहुत बड़े पुरातत्वविद हैं। गॉर्डन चाइल्ड ने इन्हीं विशिष्टताओं को देखकर इस काल को नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा से विहित किया है। क्रांति क्यों कहा गया है? क्रांति हम उस परिस्थिति को बोलते हैं जब पूरा जनजीवन में चल रही जो धारणा है उसके स्थान पर एक नई धारणा आ जाए। अग्नि के प्रयोग से भोजन एवं कच्ची मिट्टी के बर्तन पकाए जाने की तकनीक इसी काल में प्रयोग हुई। ठीक है, तो इसी काल में सबसे पहली बार ये तमाम सारी तकनीकों का प्रयोग शुरू हुआ, इसलिए गार्डन चाइल्ड ने इन्हें नाम दिया क्या, नवपाषाणिक क्रांति। तो इतना बेटा आप लोग याद रखोगे किसके विषय में, नवपाषाण काल के विषय में। क्लियर है? आज इस लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।